स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 जो कि है इफ़ एल्स पर। एंड इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं जो कि रिलेटेड है हमारे इससे अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड है, और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हैं इफ़ एल्स से रिलेटेड हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का कुछ क्वेश्चन हमने कल छोड़ दिया था, जिसको आज हम पूरा करते हैं। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इंट ए इजकल टू 5 है, बी इजकल टू 3 है और सी इजकल टू 7 है। तो और उसका रिजल्ट हमें पता करना है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए परसेंटेज बी। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ये क्या करता है कि जैसे कि अगर यहाँ पे मान के चलिए 5 मॉडुलस 3 है ना, तो ये करेगा बस कि जो भी रिमाइंडर आएगा हमारा उसको ये शो करता है। इसका काम यही है कि 5 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी रिमाइंडर आएगा वही इस ऑपरेटर का काम है शो करना। जैसे कि 4 मॉडुलस 2 करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आएगा इस मॉडुलस के अकॉर्डिंग। अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 मॉडुलस 3। अब जो मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड मॉडुलस, ये तीनों का प्रेफरेंस एक ही ऑर्डर में रहता है, मगर जब एक साथ आ जाए तो हम लोग चलते हैं लेफ़्ट से राइट की ओर। यानी पहले जो लेफ़्ट में लिखा हुआ रहेगा वह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये हमारा पहला प्रेफरेंस आया। उसके बाद प्लस का प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। 7 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है, और 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ इंट के वैल्यू को स्टोर करता है, रिमाइंडर स्टोर ये करेगा नहीं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 ही वैल्यू आएगा। यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा मगर उसका हमको कोई काम है नहीं, इसको ही सिर्फ हमें उठाना है क्योंकि इंट वैल्यू स्टोर करता है, इसीलिए यहाँ पर 2 आया। और उसके बाद 5 मॉडुलस 3 है, तो जब मॉडुलस को सॉल्व करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 आया है। अब 5 प्लस 2 माइनस 2 है, तो सबसे पहले प्लस का होता है, तो 5 प्लस 2 हो गया 17 माइनस 2 15 हमारा आंसर आ गया, जो कि रिजल्ट में भी हमारे आउटपुट विंडो पे शो हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन में है x इजकल टू 4 है, y इजकल टू 2 है, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स मॉडुलस y है, और ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ भी दे दिया तो इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। इसके अंदर अगर मान के चलिए आपने 2 प्लस 3 भी लिख दिया है, और यहाँ पर डिवाइडेड 7 डिवाइडेड बाई 3 है, जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 7 डिवाइडेड बाई 3 है और ये 2 प्लस 3 मॉडुलस में है, तो पहले हमारा ब्रैकेट वाला ही सॉल्व होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जाके ये सॉल्व होगा डिवाइड वाला, मगर पहले हमारा ब्रैकेट वाला ही सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट वाला का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रहता है, ये सबका बाप है। अगर आपको ज़्यादा कुछ लोचा नहीं, मतलब इतना चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बस आप ऐसा करते जाइए, 7 डिवाइडेड बाई 3 इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको, अगर आपको एक साथ सॉल्व करवाना है तो 4 डिवाइड प्लस 2, अगर आपको इसको पहले मतलब राइट करवाना है इसका आउटपुट, तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ये सबसे पहले ही सॉल्व होगा ये। अब 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मॉडुलस 2, तो यहाँ पर तो हमारा मॉडुलस है, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो क्योंकि ये सिर्फ रिमाइंडर शो करता है, 0 हो गया, तो इसका तो अब कोई काम रहा ही नहीं। 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, हमारा 10 आंसर आ गया। अब
यहाँ पर जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, ये थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत दिमाग लगेगा आपका। कई बच्चे तो मतलब समझ भी नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या आखिर। x इजकल टू 3 है, y इजकल टू 5 है हमारा। x इजकल टू 3, y इजकल टू 5। प्लस प्लस x मतलब होता है हमारा 4। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ है x प्लस प्लस। तो x प्लस प्लस का मतलब होता है हमारा क्या होता है कि इसका भी मतलब 4 होगा, मगर यहाँ पर नहीं। जब इसको हम प्रिंट आउट करवाएंगे दोबारा से x का वैल्यू, वहाँ पर जाके ये शो होगा इसका। तो 4, क्योंकि प्लस प्लस x है तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो चुका होगा, 4। 4 मल्टीप्लाई 5, फिर मैंने -4 क्यों कर दिया। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो 3 होना चाहिए था, 4 क्यों हो चुका है। आप लोग थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि यहाँ पर 4 क्यों हुआ है। तो ये 4 इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लस प्लस x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू अब कितना हो चुका है, x का वैल्यू हमारा 4 हो चुका है। पहले 3 था, अब अभी x का वैल्यू हमारा 4 हो चुका है, और x प्लस प्लस का वैल्यू अभी भी हमारा 4 ही रहेगा। बाद में जब हम इसको प्रिंट आउट करवाएंगे तब जाके ये 5 होगा, जो कि ये इस वाले कोड में आपको दिख जाएगा। बाकी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। x इजकल टू पहले हमारा 3 था, और उसके बाद हमने किया इसमें प्लस प्लस x। जब हमने किया तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 होने के बाद x प्लस प्लस का वैल्यू भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 ही, क्योंकि x का वैल्यू अब अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर भी उसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब फिर जब हम इसको x को दोबारा से प्रिंट आउट करवाएंगे तो उसका वैल्यू हमारा 5 आएगा। वही हो रहा है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। और देखिए इस चीज़ को मैंने जब दोबारा से प्रिंट आउट करवाया, सॉरी, एक लिटिल बिट मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कि यहाँ पे 20 - 4 होगा, तो यहाँ पे 16 आंसर आएगा। यहाँ पे 16 आंसर आएगा। बाकी सब चीज़ सही है। और जब मैंने इस कोड में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस कोड में जब मैंने दोबारा से x को प्रिंट आउट करवाया तो उसका वैल्यू कितना है हमारा 5, क्योंकि इसका वैल्यू अपडेट हो चुका था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। x इजकल टू 3 है, y इजकल टू 4, और z इजकल टू 5 है। x प्लस प्लस है, यहाँ पर क्वेश्चन में x प्लस प्लस है हमारा, यानी कि अभी भी x का वैल्यू कितना है हमारा, 3 ही है। प्लस माइनस माइनस y, यानी कि y का वैल्यू कितना हो चुका है हमारा, 3 हो चुका है। और मल्टीप्लाई z, फिर डिवाइडेड बाई x प्लस प्लस है। अब इसका वैल्यू कितना हो चुका है जो आपको सोचना है। अब जो है इसका वैल्यू हो चुका होगा 4, क्योंकि ये वाला x का वैल्यू अब यहाँ पे जा चुका होगा। और अगर इसको हम दोबारा से फिर यहाँ पर भी अगर printf लिख के इसको प्रिंट करवाते तब उसका वैल्यू आता हमारा 5, क्योंकि
ये वाला वैल्यू फिर यहाँ पर आता है x को अगर दोबारा हम प्रिंट आउट करवाते हैं तो। अगर आपको दोबारा समझ में नहीं आया है तो मैं बताता हूँ कि x प्लस प्लस का वैल्यू हमारा अभी भी 3 ही रहेगा, माइनस माइनस वाई का वैल्यू हमारा 3 हो चुका रहेगा क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, मल्टीप्लाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस प्लस है। तो इसका वैल्यू अब हम दोबारा यहाँ पे प्रिंट आउट करवा रहे हैं ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब शुरू बार हम उसको यूज करेंगे तो उसका वैल्यू अपडेट नहीं होता है, जैसे ही एक्स को हम दोबारा कहीं पर भी यूज करेंगे उसका वैल्यू अपडेट हो चुका रहेगा। तो यहाँ वाला वैल्यू जो 3 होना चाहिए था अब यहाँ पे 4 हो चुका रहेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 3 प्लस, इसको अगर हम डिवाइड कब होगा तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 3 प्लस 3 इजकल टू 6 हो जाएगा हमारा आंसर। और उसके बाद जो हमारा x का वैल्यू रहेगा वह बन चुका होगा हमारा, ये 5 हो चुका रहेगा। एक लिटिल बिट मिस्टेक यहाँ पर भी मैंने अभी नोटिस किया कि जो मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था उसी चीज़ को मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर। ये भी हमारा एक तरीके से आंसर सही आया है मगर हमने गलत तरीके से बनाया है इसको। ये होगा इस तरीके से 3 मल्टी, एक सेकेंड, थ्री मल्टी, सॉरी 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4 है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का एक ही प्रेफरेंस रहता है मगर ये जाता है लेफ्ट से राइट की ओर। तो पहले होगा हमारा मल्टीप्लाई सॉल्व, तो होगा 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4। अब होगा 3 प्लस, अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 3 और 3 प्लस 3 होता है हमारा 6 आंसर। बाकी ये सही है, ये थोड़ा गलत हो चुका था। अब आगे आते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। इफ़ एल्स हमें पढ़ना था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कहीं पर भी जैसे इफ़ एल्स का अगर आपको कोड कहीं पे दिखेगा तो उसको अगर लिखने के लिए जैसे सबका एक बॉयलर प्लेट रहता है और से सी का बॉयलर प्लेट क्या था, हैशटैग इंक्लूड रहेगा, इंट मेन रहेगा, उसके बाद रिटर्न जीरो रहेगा। ये इसका बॉयलर प्लेट है एक तरीके से। और से ही इफ़ का जो है, इफ़ एल्स का बॉयलर प्लेट क्या है कि इफ़ के अंदर एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा। वह कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या फिर कुछ भी, जैसे एक्स लेस देन इक्वल टू 5 या फिर कुछ भी, मतलब जो भी कंडीशन इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन अगर करेंगे तो उसमें भी दिखेगा आप लोग को। इफ़ के अंदर अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो यहाँ पर जो भी हम लोग वैल्यू देंगे वह हमारा प्रिंट आउट होगा। और अगर इफ़ के अंदर हमने कुछ डाला वह फॉल्स हो गया तो एल्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वह प्रिंट होगा।
और ये मैंने आपको पहले ही बोला कि एक बॉयलर प्लेट है इफ़ एंड एल्स का, और ये कोड अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। आगे जब क्वेश्चन या फिर कोड देखिएगा आप लोग तो वहाँ पे ये कोड आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। बाकी ये आपका थोड़ा बहुत डिफिनीसन है, अगर किसी को पढ़ना है तो बाकी मैंने समझा दिया कि इफ़ के अंदर अगर कोई भी कंडीशन दिया हुआ है तो ये प्रिंट होगा जो इफ़ के अंदर हम लोग लिखेंगे, और एल्स के अंदर जो कुछ भी दिया, अगर इफ़ वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तब एल्स वाला प्रिंट होगा। बाकी नीचे देखिए, अभी आगे चलिए। ये इफ़ एल्स इफ़ आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बस एक दे दिया था कि हाँ आपको थोड़ा, कोई कोई होते हैं जो बच्चे बोले हैं कि सर इफ़ एल्स इफ भी होता है तो वे भी रहता है। ये एक तरीके से अगर कंडीशन 1 हमारा ट्रू नहीं होता है तो इसको चेक करता है, फिर जाके कंडीशन 2 को, अगर ये भी सही नहीं होता है तो एल्स वाला वो प्रिंट आउट करवा देता है। ये एक तरीके से समझिए ना कि है कंडीशन चेक करने का एक तरह से ये मशीन है या फिर एक कोड है। कोड तो है ही खैर, ये कि अगर ये कंडीशन चेक सही हुआ तो ये प्रिंट होगा, कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर कंडीशन 2 सही हुआ तो कंडीशन 2 इज ट्रू प्रिंट होगा। और एल्स में अगर ये दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं हुआ, दोनों गलत हुआ, तो एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। और एक मेन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। डबल इक्वल टू मतलब होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को चेक कर रहे हैं कि वे इसके बराबर है कि नहीं है। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि हम उसका वैल्यू असाइन कर दिए A=10, और ए डबल डबल इक्वल टू हम 10 लिख दिए। इसका मतलब चेक करेगा कि जो ए का वैल्यू 10 है कि नहीं है वह। अगर 10 नहीं होगा तो 0 प्रिंट होगा, अगर 10 होगा तो 1 प्रिंट होगा। 0 और 1 का मतलब भी समझाता हूँ। 0 होता है हमारा फॉल्स के लिए, और 1 जो होता है हमारा ट्रू के लिए होता है। 0 1 ये याद रखिएगा। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। बाकी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। A=10 इट मीन्स द वैल्यू ऑफ A बिकम 10। A==10 मतलब मीन्स ये चेक करता है A का वैल्यू इक्वल टू 10 है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर ये इंट A है, A के अंदर अभी हमारा खाली डब्बा पड़ा हुआ है। A=5 में डाल दिए, यहाँ पर 5 आ गया। अब हम प्रिंट एफ कर रहे हैं, एन को अगर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं तो A= कितना आ जाएगा, 5 हमारा आ जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है कि A=5 लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने कोड ही ऐसा लिखा है। अब डबल इक्वल टू को हम कैसे चेक कर सकते हैं, जो है कोड इंट A= हमारा 5 है, B= हमारा 3 दिया हुआ है। इफ के अंदर अगर हमने लिख दिया A==B, और उसके बाद ये कंपेयर करेगा कि A जो है वो B के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल रहेगा तो क्या प्रिंट करेगा, A एंड B आर इक्वल। और अगर इक्वल नहीं रहेगा तो ये प्रिंट करेगा A एंड B आर नॉट इक्वल। दोबारा से समझते हैं हम लोग इस चीज़ को कि हमारे पास एक छोटा सा इफ एल्स का कोड है, और जो कि डबल इक्वल टू पे यानी कंपेयर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं A और B का वैल्यू सेम है कि नहीं है उस कोड में। A=5 दिया हुआ है, B=3 दिया हुआ है। ये जो है इफ एल्स का बॉयलर प्लेट है, ठीक है हमारा। इफ़ के अंदर हमने कोई कंडीशन, यहाँ पे देखिए कंडीशन डाला हमने इतना दूर के अंदर, ब्रैकेट के अंदर हम अपना कंडीशन डालते हैं। उसके बाद ये वाला साइन यूज करते हैं। उसके बाद प्रिंट एफ में अगर हम यहाँ पे लिख सकते थे, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि वैसे तो हम लोग को सही कंडीशन लिखना चाहिए। हम अगर यहाँ पे हम लिख देते A एंड B आर नॉट इक्वल, अगर हम लोग यहाँ पर ये लिख देते और यहाँ पर
मान के चलिए इसको, ये वाला जो लाइन है उसको यहाँ पे लिखते और ये वाला लाइन को यहाँ पे लिखते, तो हमारा आंसर क्या आता? आप सोचिए एक बार। हमारा आंसर आता ए एंड बी आर इक्वल, क्योंकि हमने इन दोनों को चेंज कर दिया है। इन दोनों को हमने चेंज कर दिया, दोनों कंडीशन के अंदर जो प्रिंटफ फंक्शन लिखा हुआ है। मगर अभी हमने अभी के लिए हम लोग इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ए और बी, ए 5 है, बी हमारा जो है 3 है, तो ये जो है इक्वल तो नहीं है। 5 इक्वल टू 3 नहीं होता है हमारा। 5 इक्वल टू 5 रहता तो इक्वल होता, मगर अभी हमारा इक्वल नहीं है। तो हमारा कौन सा कंडीशन होगा प्रिंट? ये वाला, क्योंकि ये तो इक्वल टू है नहीं, तो यही वाला प्रिंट होगा, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, जो कि हमारे आंसर में भी दिख रहा है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पर है इफ एल्स का ही यूज करके हमें कर रहे हैं यहाँ पर, और कंपेयर कर रहे हैं ए और बी का वैल्यू क्या हो सकता है, और यूजर से इनपुट लेके हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए कोड है इंट ए कॉमा बी, यानी कि ये दो वेरिएबल्स को स्टोर करेगा। प्रिंटफ मतलब एंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आप लोग कुछ भी दीजिए। उसके बाद स्कैनफ मतलब ए का वैल्यू ये रख लेगा। ए का वैल्यू आपने मान कर चलिए 5 दे दिया। बी का वैल्यू फिर आपसे प्रिंट करने बोला गया, तो वे भी आपने 5 दे दिया। तो कौन सा कंडीशन अभी सॉरी अभी आगे कोड पढ़ते हैं। इफ़ ए इक्वल टू बी, यानी ए का जो वैल्यू है बी के बराबर हो जाता है, तो ये वाला कंडीशन चलना चाहिए प्रिंटफ के अंदर जो लिखा हुआ है। और अगर वे कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो ये वाला हमारा चलेगा, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। अब वे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, अब यूजर क्या दे देगा वे तो यूजर ही जाने। यूजर ने दिया ए इंटर द वैल्यू ऑफ ए, पूछा उसने 8 दे दिया। उसके बाद उसने इंटर मारा, इंटर मारते के साथ उससे पूछा गया इंटर द वैल्यू ऑफ बी, उसने फिर से 8 दे दिया। 8 दिया उसने, जैसे ही ए एंड बी आर इक्वल आ गया। और ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि ए और बी इक्वल हैं कि नहीं है, कंडीशन चेक हो रहा है एक तरीके से। कंडीशन अगर ट्रू रहता तो ये वाला प्रिंट होता ए एंड बी आर इक्वल, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता तो ए एंड बी आर नॉट इक्वल प्रिंट होता। इफ एंड एल्स का यही काम है, कंडीशन चेक करता है ये। अब मॉडुलस ऑपरेटर के ऊपर हमने तो ऐसे आपको बहुत कुछ नहीं बताया इसके अंदर। जैसे कि 5 मॉडुलस 2 है तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका मॉडुलस कितना हो गया? 1 हो गया। और सही 8 मॉडुलस 3 है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 2। सॉरी 8 मॉडुलस 3 है, यानी कि इसका रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 2 ही आएगा। जब और 10 डिवाइडेड बाय 5 है तो इसका रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो 5 मॉडुलस 2 का हमारा आंसर 1 आएगा, 10 मॉडुलस 5 का हमारा आंसर 0 आएगा, या 10 मॉडुलस 2 का हमारा आंसर 0 आएगा, 8 मॉडुलस 3 का हमारा आंसर आएगा 2 आएगा। ये जितना भी रिमाइंडर बचेगा वह हमें आंसर मिल जाएगा। मगर इसमें भी एक कैच है जो कि आगे आपको क्वेश्चन में दिखेगा। अब यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है ये कोड। वैसे तो इंट ए इक्वल टू 5 है, ए का वैल्यू उसने ले लिया है 5, बी का वैल्यू उसने 8 ले लिया है। इंट रिजल्ट के अंदर जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे वो प्रिंट होगा। वैसे तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे इंट रिजल्ट, ये लाइन लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। मगर उसके बाद प्रिंट ऑफ द रिमाइंडर व्हेन परसेंटेज डी इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज डी इज, ये जो परसेंटेज डी है ये इसके लिए यूज होगा, ये जो परसेंटेज डी है वो इसके लिए यूज होगा, और हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा।
कि द रिमाइंडर व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाई 8 इज 5। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि 5 डिवाइडेड 5 मॉडुलस 8 इजकल टू 5 आंसर हमारा आ रहा है। तो मान के चलिए अब 8 से हम इसको पूरे तरीके से तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं। अगर छोटा रहा हमारा ये, तो इसको हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। इसको जब डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो जितना भी इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि ये 6 मॉडुलस 8 रहता तो इसका आंसर हमारा आता 6। 8 से अगर बड़ा चला जाएगा तब हम लोग उसको रिमाइंडर शो करेंगे कि हाँ भाई इतना आएगा। नहीं तो आपको मैं इसके लिए एक छोटा सा, मगर ये मैथ के बिल्कुल खिलाफ जाता है ये चीज़। जैसे 3 मॉडुलस 8 है तो इसका आंसर हमारा 3 आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए डिवाइडेड 3, यहाँ 0 से लगा देंगे तो 0 यहाँ पे 3 आ जाएगा, मगर ये एक तरीके से लूप चलने लगेगा। तो एक बार तक सही है अगर आप करना चाहें तो, मगर अगर सिंपल सा बात याद रखिए कि अगर जो है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वे छोटा है तो उसका आंसर हमारा वही आ जाएगा। जैसे कि 8 मॉडुलस 9, इसका आंसर हमारा 8 आएगा। 15 मॉडुलस 25, इसका आंसर हमारा 15 आएगा। 17 मॉडुलस 100, इसका आंसर हमारा 70 आ जाएगा। 60 मॉडुलस 70, इसका आंसर हमारा 60 आ जाएगा। जैसे ही अब एक कदम आगे बढ़ाइए, 71 मॉडुलस 70 आ गया, इसका आंसर हमारा 1 आएगा। 75 मॉडुलस 25, इसका आंसर हमारा 0 आएगा। 75 मॉडुलस हमारा यहाँ पे 75 मॉडुलस 35 कर रहे हैं तो इसका आंसर हमारा 5 आएगा। और इसमें एक और कैच है, यहाँ पर एक और कैच है हमारा कि अगर मान के चलिए डिवाइडिंग पॉजिटिव नंबर 9 मॉडुलस 8 व्हेन द डिवाइडेंट इज पॉजिटिव, यानी कि डिवाइडेंट हमारा अगर पॉजिटिव है, 9 जो हमारा ये पॉजिटिव है और 8 जो है ये हमारा -8 है, तो ये निगेटिव नंबर है हमारा। तो जब हमारा डिवाइडेंट जो है पॉजिटिव रहता है तो उसका रिमाइंडर हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और अगर हमारा डिवाइडेंट नेगेटिव जाता है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि int a इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू 8 है, और ये हमारा दोनों जो है पॉजिटिव है तो इसका तो आंसर खैर पॉजिटिव ही आने वाला है, यानी 1 आएगा इसका आंसर। मगर जैसे ही हम लोग जाते हैं int a इक्वल टू -9, ये हमारा नेगेटिव है डिवाइडेंट, -9 हमारा नेगेटिव है और b जो है पॉजिटिव है, तो इसका आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। क्योंकि डिवाइडेंट हमारा नेगेटिव आ गया तो उसका आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, और डिवाइडेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। बाकी ये आप अपने लैपटॉप पर या फिर जहाँ पर भी आप कोडिंग कर रहे हैं अभी तक, वहाँ पर ज़रूर आप ट्राई करिएगा इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ये एक तरीके से इसका लूप होल भी बोल सकते हैं कि है कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसा ही होता है। अगर हमारा डिवाइडेंट पॉजिटिव रहता है तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है, जबकि मैथ में अगर हम नॉर्मली मैथ सॉल्व करते हैं तो अगर कोई भी एक निगेटिव हो जाता है हमारा, चाहे डिवाइडेंट चाहे डिवाइडर, तो उसका आंसर हमें नेगेटिव में मिलता है। मगर इन द सी लैंग्वेज हमारा आंसर थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा है। रिमाइंडर में 9 इज डिवाइडेड बाई 8, 9 को अगर हम लोग 8 से -8 से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि 9 जो हमारा पॉजिटिव है यहाँ पर, तो उसका आंसर हमें 1 मिल रहा है।
अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, आप इफ़ एल्स से रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन और बनाने हैं तो हम ऐसा बना सकते हैं कि चेक करो कोई भी नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं, ये चेक करो कि कोई भी नंबर जो है वो इवन है या फिर ऑड है। और इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है इवन और ऑड को चेक करने का, कि हम लोग उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से अगर वो डिवाइड हो गया तो इवन, और अगर नहीं हुआ 2 से डिवाइड तो ऑड होता है हमारा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। तो इसमें हम लोग 2 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इवन कहलाता है। इसका मतलब 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। इवन के केस में हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। और ऑड के केस में हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, 13 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 1 आएगा। 15 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वहाँ पे आंसर हमारा 1 आएगा। तो अगर हम लोग एक कंडीशन भी चेक कर दें कि हाँ भाई चलो एक कंडीशन भी चेक कर देते हैं कि नंबर है, अगर कोई भी हम इनपुट ले रहे हैं, जैसे ए हमने लिया यूजर से इनपुट ए की तुम कुछ भी दे दो भाई, उसके बाद परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब वो चेक करेगा कि 2 से डिवाइड करके यहाँ पर ए परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर ये चेक करेगा कि हमारा जो है रिमाइंडर वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस केस में वो हमेशा इसको चेक करेगा कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वही कोड में हम जब लोग इसको लिखते हैं तो मान के लिए अभी हम लोग यूजर से नहीं, पहले खुद से बना कर देखते हैं। इंट नंबर इजकल टू 7 हमने दे दिया, इसके अंदर हमने पहले ही नंबर का वैल्यू सेट कर दिया है कि भाई तुम्हारा वैल्यू 7 है। अब वो हिल डुल नहीं सकता है जब तक हम यहाँ पर 8 ना कर दें, 9 ना कर दें, 10 ना कर दें, कुछ भी ना चेंज करें यहाँ पे। तो इफ़ नंबर परसेंटेज, यानी कि ये मॉडुलस ऑपरेटर है यहाँ पे, उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर ये 0 रिमाइंडर हमारा 0 हुआ, 0 के बराबर हुआ, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए? द नंबर इज इवन। जो भी नंबर है यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 8 है तो द नंबर 8 इज इवन लिखा जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे हमारे। अगर एल्स, अगर वो नंबर ऑड हुआ तो हमारा प्रिंट होगा द नंबर 7 इज ऑड। तो वही हमारे आउटपुट स्क्रीन पे अभी क्या शो होगा? द नंबर 7 इज ऑड, क्योंकि हमने नंबर 7 को क्या ले रही, पहले से ही असाइन कर दिया है, नंबर में उसका वैल्यू 7 होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे 8 लिखते हैं तो यहाँ पे 8 लिखने के बाद यहाँ पर उसका वैल्यू असाइन हो जाता है 8 परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये चेक करता है कि जो 8 जो हमारा नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। और तो 2 से डिवाइड हो जाता है वह 0 इक्वल टू 0, यानी कि 0 हमारा 0 के बराबर है। तो उसके लिए हमारा ये वाला प्रिंट होता है द नंबर 8 इज इवन। अब वही कोड को हम लोग यूजर से इनपुट लेके बनाएंगे कि यूजर से इनपुट लेने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ये एक तरीके से आप मतलब छोटे मोटे आप कोडर बन चुके हो अभी तक, कि आप यूजर से इनपुट लेके बता रहे हो भाई कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। जैसे हम लोग सबसे पहले लेंगे इंट नम, इसके अंदर हम लोग कोई भी डाटा को स्टोर करेंगे, जो भी डाटा हम यहाँ पर से उठाएंगे। प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं, हम लोग यूजर से अभी लिखवाएंगे इंटर ए नंबर, यहाँ पे आउटपुट विंडो पे हमारे आएगा इंटर ए नंबर। जैसे ही हम यहाँ पे 6 असाइन कर देंगे, ये जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा नम के जगह पर। अब जो भी हम लोग नंबर देंगे, इंटर ए नंबर हमसे पूछा गया, हमने 6 नंबर दे दिया उसको, यूजर आउटपुट विंडो पे हमने 6 इंटर किया, 6 इसने स्टोर कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर 6 जाएगा, यहाँ पे 6 चेक होगा कि 6 परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0 है कि नहीं।
ये है क्योंकि 6 जो है हमारा वह 2 से डिवाइड हो जाता है, तो सबको पता होगा मतलब। तो इस 2 से डिवाइड नहीं, सॉरी, इसका रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। तो 0 आने के बाद 0 डबल इक्वल टू 0, हाँ ये वैल्यू सही है। तो हमारा क्या प्रिंट आउट होगा, हमारा प्रिंट आउट होगा द नंबर 6 इज इवन, द नंबर 6 इज इवन। अगर यहाँ पे हम लोग कोई और वैल्यू डालते, जैसे कि हम लोग 7 डालते, तो 7 तो होता नहीं है, तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या आता है, द नंबर 7 इज ऑड। सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको बताना है कि जैसे आपसे यूजर से इनपुट लिया जाएगा, आप कोई भी उसमें नंबर इंटर कर सकते हैं, चाहे वे पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। अगर आप लोग पॉजिटिव इंटर करते हैं तो उसका वैल्यू एज इट इज प्रिंट कर देगा वे, जो भी आप इंटर करेंगे। अगर आपने पॉजिटिव जैसे कि 8, सॉरी, अगर आपने 8 दिया आउटपुट मतलब यूजर को, तो 8 जो है हमारा एज इट इज प्रिंट कर देगा। और अगर आप लोग निगेटिव वैल्यू देते हैं, जैसे कि -7 आपने दे दिया, तो उसको भी वह किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको भी ये कन्वर्ट कर देगा +7 में, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देगा वह। चाहे आप पॉजिटिव नंबर दो, चाहे आप निगेटिव नंबर दो, इसको आपको ऐसा कोड करना है कि उसके अंदर आप पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, उसका आंसर हमें पॉजिटिव ही चाहिए किसी भी हालत में। तो उस कोड को करने का एक सिंपल सा बस इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, जो कि है माइनस से मल्टीप्लाई होना चाहिए हमारा नेगेटिव नंबर। अगर हम लोग नेगेटिव नंबर गलती से दे देते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो कंडीशन क्या बनेगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमें तो उसमें कुछ नहीं करना है, छोड़ दो भाई, जो भी नंबर पॉजिटिव है तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। निगेटिव है तो उसमें क्या करना है हमें, निगेटिव है तो उसमें माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर को। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस कोड को हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट नम यानी कि कोई नंबर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम लोग, हमसे पूछा जा रहा है इंटर एन इंटीजर, हम लोग कोई भी उसमें नंबर डाल सकते हैं। स्कैनफ ये यूजर से इनपुट लेने के लिए हो गया। अगर हमारा नंबर, इफ यहाँ पे कंडीशन क्या लग रहा है कि नंबर हमारा क्या है, अगर निगेटिव है, निगेटिव हुआ जैसे ही हमारा नंबर, तो क्या करना है, नम इजकल टू माइनस नम कर देना है। यानी कि अगर मान के चलिए हमने -7 डाला, उसको -7 डालते ही ये नंबर यहाँ पे हो गया, तो माइनस इंटू -7 कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे यही तो हो रहा है कि जैसे कि अगर आपने मान के चलिए, कंडीशन पहले हमारा चेक हो रहा है कि इफ़ नंबर जो है 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो उसको हमको क्या करना है, बस माइनस नम से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अगर आपने मान के चलिए -6 यहाँ पे दिया और यहाँ पे माइनस पहले से है, उसके बाद दोबारा से -6 हो जाएगा, तो ये एक तरीके से मल्टीप्लाई है बीच में। यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई -6 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। या तो इसको अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, वे और अच्छा हो जाएगा कोड आपका। और अगर हमने पॉजिटिव दिया तब तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा हमारा। तो यही है, इस आप धीरे धीरे
कोडिंग की दुनिया में कदम रखते जा रहे हैं। बाकी अगर मैं दोबारा आपको इसको समझाने का कोशिश करूं तो सिंपल सा कोड है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो उसको भी हमें पॉजिटिव में करना है, और पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव में ही रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि नंबर हमारा नेगेटिव है कि नहीं है। अगर नेगेटिव है तो उसमें हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, बस -1 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा नंबर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद और यहाँ पर एक और कैच है, और जो भी वह नंबर है वो हमारे किस में जाके असाइन हो जाएगा, नंबर के अंदर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर द एब्सोल्यूट वैल्यू इज, नंबर के अंदर अब आपने जो भी डाला होगा वे पॉजिटिव ही बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर नेगेटिव डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कब होगा, जब हमारा नंबर 0 से छोटा हो तभी ऐसा होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो ये वाला कंडीशन ही नहीं होगा, डायरेक्ट ये वाला कंडीशन चलेगा। ये एल्स वाला नहीं है, यहाँ पे एल्स का यूज हुआ ही नहीं है, डायरेक्ट प्रिंटफ। ये कोड यहाँ पे ख़त्म, ब्रैकेट क्लोज हो गया है हमारा, यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट हमारा क्लोज हो चुका है, ये कोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है। इसके आगे अलग कोड है हमारा, ये दोनों एक ही लाइन में कोड नहीं है, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज, और से ही यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसके बाद जो भी हम लोग लिखेंगे वह दूसरा कोड होगा, ये सेम कोड नहीं होगा। और आगे है num1 = 5 है हमारा, num2 = 10 है, पहले से ही हमें वैल्यू दिया हुआ है। अब बस हमें कंपेयर करना है। जैसे कंपेयरिंग में क्या क्या हो सकता है, num1 हमारा num2 से बड़ा है, छोटा है, या फिर इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है, दोनों चेक कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर सकते हैं, इक्वल टू चेक कर सकते हैं। और एक हमारा साइन और छूट गया था, जैसे कि डबल इक्वल टू होता है एक, ये क्या चेक करता है ये चेक करता है हमारा वैल्यू सेम है कि नहीं है। और ये जो हमारा चेक करता है नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है कि हमारा वैल्यू नॉट सेम चेक करता है, ये कि हमारा वैल्यू सेम तो नहीं ना है। ये चेक करता है कि हमारा वैल्यू सेम नहीं ना है, नॉट सेम चेक करता है। जैसे कि अगर मान के चलिए हमने लिख दिया 5 = 5, 5 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3 लिख देते हैं, और 5 नॉट इक्वल टू 3, ये हमने दो कंडीशन लिया है यहाँ पर। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 5 = 3 है, नहीं है, 0 मिलेगा इसका आंसर हमें। अब यहाँ पे चेक होगा 5 नॉट इक्वल टू 3 है, हाँ ये बात सही है भाई, 5 नॉट इक्वल टू 3 है हमारा, तो ये भी एक तरीके से चेक ही करता है। अब बाकी डबल इक्वल टू चेक करता है कि इक्वल है कि नहीं है, और यहाँ पे चेक करता है इक्वल टू है कि नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू चेक करता है कि ये इसके बराबर तो नहीं ना है। अब यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो ये चेक कर रहा है कि नंबर 1 जो है हमारा नंबर 2 से छोटा है कि नहीं है।
और ये चेक करेगा नंबर 1 जो है हमारा नंबर 2 से बड़ा है कि नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग बचपन में मैथ में करते ही होंगे। जैसे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 10, ये चीज़ है कि नहीं है। ऑफ कोर्स ये करेक्ट है, इसका आंसर हमारा 1 आएगा। और 5 इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 0, क्योंकि 5 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है और ना ही इक्वल टू है। सॉरी यार, ये क्या हो गया? 5 जो है हमारा वो 10 से बड़ा नहीं है और ना ही इक्वल टू है। अगर यहीं पे रहता 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहता तो दोनों में से कोई एक कंडीशन चेक होता। हाँ, 5 इक्वल टू 5 है, ये करेक्ट है भाई, इसका आंसर 1 आ जाता हमें। मगर यहाँ पर 0 आएगा। और वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, इसमें क्या ही बताया जाए आपको, बस कोड देख के आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाइएगा। अब हाँ, मेन टॉपिक कि आप लोग जैसे कैरेक्टर कौन कौन सा आप लोग यूज कर सकते हैं। जो भी आप लोग नाम लिखते हैं, जैसे कि इंट, उसके बाद ए लिखते हैं, इंट बी लिखते हैं, इंट जैसे कि मान के चलिए आपको सिंपल इंटरेस्ट लिखना है तो s.i लिख देते हैं, या फिर कुछ भी इंट पाई लिख देते हैं। तो ये नेमिंग कैसे कैसे करना सही है, कैसे करना गलत है, जो देखते हैं। सबसे पहले ओनली लेटर्स, यानी कि ए से लेके स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ए से लेके जेड तक भी कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। डिजिट 0 से लेके 9 तक आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। एंड अंडरस्कोर अलाउड रहता है। अंडरस्कोर ये होता है माइनस जैसा ही होता है, बस वो नीचे की तरफ रहता है अंडरस्कोर। इसमें आप लोग जब भी आप लोग किसी कैरेक्टर का नाम लिख रहे हैं या फिर वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं तो उसमें आप लोग स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे @ डॉलर, परसेंटेज, क्योंकि सबका एक अलग वैल्यू है। आप लोग परसेंटेज दे दीजिएगा तो उसका एक अलग वैल्यू पहले से ही है, कि उसका काम रहता है भाई कि ये मॉडुलस निकाल के देता है। आप लोग उसको इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। और जब भी आपको लिखना हो किसी भी वेरिएबल का नाम तो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। आप लोग 1A नहीं लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, मगर 1A नहीं लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा। हमेशा किससे स्टार्ट होता है? ज़्यादा आप लोग दिमाग इसमें मत लगाइएगा कि अरे भाई ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं। बस एक रूल है, रूल को मानिए, अच्छा रहेगा। कि हमेशा स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर, हमेशा अंडरस्कोर, हाँ अंडरस्कोर 1 लिख सकते हैं, अंडरस्कोर 2 लिख सकते हैं, अंडरस्कोर ए ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स के साथ आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर तो आप यूज ही नहीं कर सकते हैं, और ना ही स्पेस यूज कर सकते हैं नेमिंग के टाइम पे। जैसे कि आप लोग इंट, उसके बाद जैसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप वेरिएबल का नाम राम और उसके बाद एक स्पेस श्याम, ऐसे नहीं लिख सकते। अंडरस्कोर आप लोग लिख सकते हैं राम अंडरस्कोर श्याम, मगर एक स्पेस के बाद नॉट अलाउड। लेटर और अंडरस्कोर एग्जाम्पल में ये देखिए, ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। 1 वैल्यू एड हैशटैग, ये बिल्कुल गलत है। इतना दिमाग क्यों ही लगाना, जब बोल दिया गया इतना नाम में क्यों जाना भाई।
ज़्यादा ज़्यादा आप ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, कुछ भी लिख दो, या फिर ज़्यादा आपको अच्छा से लिखना है तो वेरिएबल का पूरा नाम लिख दो, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, जो भी आपको पूरा नाम लिख दो। सिंपल सी बात है, इतना दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। और हाँ, ये जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें एज और एज दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। आपने एक वर्ड भी अलग लिख दिया, उसका वैल्यू अलग अलग हो गया है। और आप लोग इसमें रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते हो जब भी आप लोग वेरिएबल का नाम बना रहे हो। जैसे इंट का आप लोग यूज नहीं कर सकते हो, रिटर्न का नहीं कर सकते हो, इफ़ का नहीं कर सकते हो जब भी आप लोग वेरिएबल नेम बना रहे हो। और उसके बाद आते हैं, और भी हैं आगे। इसमें 31 कैरेक्टर तक आप लोग को लिमिट है, उसे उतना बड़ा कोई नाम लिखने भी नहीं जाता है वेरिएबल का। बाकी जैसे आप लोगों को अगर नाम लिखना हो तो कैमल केस और स्नेक केस का यूज किया। जैसे कि अगर आप लोग को स्टूडेंट एज लिखना है, स्टूडेंट एज कैसे लिखा गया, स्टूडेंट उसके बाद ए को कैपिटल कर दिया गया है ताकि ये अलग थोड़ा सा दिखे। टोटल मार्क्स कैसे लिखा गया है, टोटल उसके बाद एम को कैपिटल कर दिया गया है। इससे थोड़ा लगता है कि हाँ चलो, ऐसे कोड में दिखने से अच्छा लगता है। अब बाकी आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हिंट ए, सिंपल सा। मगर ज़्यादातर आप लोग अच्छा सा ही नाम चूज करके लिखें, ताकि पहले से ही जैसे इंट रख रहे हैं तो हर एक कोड में आप लोग इंट है पता ही नहीं चल रहा क्या इनपुट ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए कुछ उससे रिलेटेड नाम रखना चाहिए, जो भी आप पूछ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट का आप लोग एज पूछ रहे हैं, स्टूडेंट एज लिख दीजिए। अगर आप लोग स्टूडेंट से उसका नंबर पूछ रहे हैं या फिर स्टूडेंट नंबर को स्टोर करवा रहे हैं आप लोग, तो नंबर लिख दीजिए। अवॉइड सिंगल लेटर, ये इसको जो अवॉइड करने के लिए बोल रहा है, मगर आप लोग अवॉइड कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और स्नेक केस मतलब इसमें आप लोग अंडरस्कोर यूज कीजिए, जैसे कि टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। इसमें क्या पता चला, टोटल मार्क्स हमसे पूछा जा रहा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट का एज क्या है। अब एक ये क्वेश्चन है जिसमें यूज़र हमें बताए, मतलब हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे और बताएंगे कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का आपको लॉस हुआ है, जो भी आप लोग सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जैसे मान के चलिए किसी ने सामान 100 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में उसने बेच दिया, उसको 10 रुपये का घाटा ही हुआ है। तो ये हम लोग उस यूज़र जब हमें इनपुट देगा कि हम उससे पूछेंगे कि बताओ भाई तुम्हारा ये कॉस्ट प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताएगा कि हाँ आपको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इतने रुपए का लॉस हुआ है। इसमें चाहे तो आप लोग और भी कोड कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज रुपए का हमें लॉस हुआ है, परसेंटेज भी बता सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस। और तो इस कोड में है नहीं, मगर जब आप लोग घर पे इस कोड को बनाइएगा तो उसमें ज़रूर इसको ऐड करिएगा कि आप लोग यूज़र से तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लें और उसके बाद आप लोग उसे कितने परसेंटेज का लॉस हुआ है, कितने परसेंटेज का उसे गेन हुआ है। अब ये हम लोग वैल्यू फ्लोट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारी वैल्यू फ्लोट में रहती है, जैसे 32.5 रुपीज़ रहता है कुछ भी, इसलिए हम लोग इसको फ्लोट में ले रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है इंटर द कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा, हम लोग कॉस्ट प्राइस इंटर करेंगे। फिर हमसे पूछा जाएगा सेलिंग प्राइस क्या, हम लोग सेलिंग प्राइस इंटर करेंगे। उसके बाद इफ एल्स का हमारा कंडीशन लगा हुआ है। इफ एल्स तो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, मगर आप लोग यहाँ पे डबल इफ़ का यूज हुआ है, आप लोग ट्रिपल इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग 4 बार इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जितना मन करे आप लोग उतना बार इफ़ का यूज कर सकते हैं। मगर ये जो है
ऐसे कोड नहीं किया जाता है कि बार बार आप एक ही इफ़ का यूज़ करते रहिए करते रहिए करते रहिए। इससे जो है कोड थोड़ा कंपाइलर को प्रॉब्लम होगा। जब आप लोग बड़ा कोड लिखिएगा तो उसमें कंपाइलर को प्रॉब्लम होता है। तो उसी को फिक्स करने के लिए आगे होता है इफ़ एल्स, इफ़ इलिफ एल्स इफ रहता है, सॉरी, इफ़ रहता है, उसके बाद एल्स इफ रहता है, उसके बाद एल्स रहता है। एल्स इफ का काम रहता है कि इफ़ अगर सही नहीं हुआ तो एल्स चेक करे, एल्स इफ चेक करेगा। उसके बाद अगर एल्स इफ भी सही नहीं है तो वे डायरेक्ट जो भी एल्स में लिखा हुआ रहेगा वो प्रिंट कर देगा। मगर यहाँ पे एल्स का हमने यूज ही नहीं किया, हमने सिर्फ किया है इफ़ का और एक और इफ़ का। इसमें है सेलिंग प्राइस जो है अगर हमारा ज़्यादा हुआ कॉस्ट प्राइस से तो हमें मिलेगा आउटपुट में कि आपने प्रॉफिट कमाया है, और अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम हुआ तो हमें मिलेगा कि आपने लॉस कमाया है। और से ही बाकी आपको कंडीशन समझ में आ रहा होगा कि क्या है। इफ़ के अंदर हमने कंडीशन लगाया है कि सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हुआ कॉस्ट प्राइस से तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, और अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, सॉरी, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम हुआ कॉस्ट प्राइस से तो हमें मिलेगा लॉस। जैसे ही यूजर ने इनपुट डाला, हमने पूछा यूजर से इंटर द कॉस्ट प्राइस, उसने बोला कि हमने 100 रुपया कॉस्ट प्राइस लगाया, और सेलिंग प्राइस पूछा 90 रुपया, तो उसका आंसर हमें क्या मिला कि आपने लॉस किया है भाई। 100 रुपये में आपने सामान खरीदा, 90 रुपये में बेच दिया, आपको 10 रुपये का लॉस हुआ। अब यहाँ पे एल्स हमने नहीं लगाया है तो उसका एक घाटा भी है, जो कि हम लोग आगे देख रहे हैं कि हमने लिखा इंटर द कॉस्ट प्राइस 100 रुपया और हमने उसको बेचा भी 100 रुपये में, तो हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग एल्स लगाते तो ये दोनों में से अगर कुछ भी सही नहीं होता तो एल्स वाला कम से कम वे प्रिंट हो जाता कि हाँ ये आपने कुछ भी नहीं किया, ना यू मेड नो प्रॉफिट नो लॉस। मगर जब हम लोग यहाँ पे इल्स लगाया ही नहीं है तो उसके अंदर का वैल्यू कुछ है ही नहीं। लगाते तो कम से कम इन दोनों का चेक करता, इफ़ के अंदर दोनों का वैल्यू नहीं होता तो एल्स वाला तो प्रिंट होना ही है किसी भी हालत में, मगर एल्स हमने लिखा ही नहीं है यहाँ पे। तो उस कोड को हम लोग फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद वो कोड हमारा ऐसा दिखेगा कि अगर यहाँ पर भी हमने एल्स का यूज किया नहीं है, मगर हमने एक और इसमें इफ़ का कंडीशन बस ऐड कर दिया है कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो जाता है तो हम लिख देंगे उसमें देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। हमने ना ही कोई प्रॉफिट कमाया है और ना ही कोई लॉस कमाया है। बाकी यहाँ पर भी हमने अभी तक उसको नहीं ऐड किया है एल्स को। दोबारा से हम कोड समझाते हैं। फ्लोट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारा वेरिएबल स्टोर करेगा। हमसे पूछा जाएगा कि इंटर द कॉस्ट प्राइस परसेंटेज एफ, मतलब ये क्या स्टोर करेगा, ये हमारा स्टोर करेगा फ्लोट वैल्यू को। हमने लिखा 100 रुपीज़, एक सेकेंड, यही हमारा फिक्स कोड है। और हमसे पूछा जाएगा इंटर द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, फिर उस कॉस्ट प्राइस का जो भी वैल्यू रहेगा वो कॉस्ट प्राइस में जाके सेव हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस का जो भी वैल्यू रहेगा सेलिंग प्राइस में जाके सेट हो जाएगा वह। अब 100 और 100 चेक करेगा। पहला कंडीशन पहले वे इस लाइन पे आएगा, चेक करेगा कि 100 यहाँ पर मतलब ये कंडीशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100 जो है वे क्या 100 के ग्रेटर देन है कि नहीं है, देखिएगा नहीं, यहाँ पर कंडीशन मैच मेरा नहीं हुआ, ये कोड नहीं रन होगा। उसके बाद दूसरे कोड पे आएगा, दूसरे फंक्शन पे आएगा, यहाँ पर चेक करेगा वो कि मेरा जो है 100 वो लेस देन, अरे यार कहाँ चलो। अब हम आते हैं हमारे फिक्स कोड के ऊपर कि हमारा फिक्स कोड क्या बोलता है। इसको हमने फिक्स कैसे किया है
यहाँ पर भी हमने एल्स का यूज तो ऐसे किया नहीं है, बस हमने यहाँ पर यूज किया है एक और इफ़ का यूज किया है हमने, उसके ही यूज से हमारा कोड ऐसे सही हो गया। अब फ्लोट सेम कोड है, फ्लोट कॉस्ट प्राइस लेगा हमसे, सेलिंग प्राइस पूछेगा क्या है, प्रिंट एफ इंटर द कॉस्ट प्राइस हमने लिख दिया 100 रुपया, इंटर द सेलिंग प्राइस हमने लिख दिया 100 रुपया। अब वो पहला कंडीशन चेक करेगा कि इफ़ के अंदर कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से कि नहीं। देखेगा कि 100 जो है 100 से ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं है, सेकंड कोड पे जाएगा वह, जिसमें भी देखेगा कि 100 जो है हमारा 100 से कम है कि नहीं है, यहाँ पे भी देखेगा नहीं ये कोड भी सही नहीं है। उसके बाद देखेगा कि थर्ड कोड पे आएगा, 100 जो है हमारा डबल इक्वल टू 100 है, यानी कि 100 जो हमारा 100 के इक्वल है, तो हाँ हमारा जो 100 है वो 100 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। अब आते हैं इफ़ एल्स इफ और एल्स, ये जो है हमारा है इफ़ जो चेक करता है, अगर ये वाला इफ़ का कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो उसके बाद उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखा रहेगा वह प्रिंट होगा। अगर इफ़ का कंडीशन हमारा सही नहीं होता है तो हमारा आता है एल्स के ऊपर। अगर इफ़ कंडीशन इज फॉल्स देन हम लोग एल्स के ऊपर जाते हैं, और फिर एल्स इफ़ के अंदर जाते हैं। उसके बाद ये तो एक लास्ट वाला एल्स है कि इसके अंदर दोनों में से भाई कुछ भी नहीं चला तो एल्स वाले को चलना ही पड़ेगा, लास्ट में यही है। एल्स का तो कहानी मतलब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, एल्स के अंदर आप कोई कंडीशन डाल ही नहीं सकते हो। एल्स के अंदर बस आप ये प्रिंट एफ करके कोई वैल्यू डाल सकते हो कि हाँ भाई जो भी है तुम, जैसे इसके अंदर देखिए आप लोग यहाँ पर हमने कोई कंडीशन डाल ही नहीं सकते हैं, बस प्रिंट करके दे रहे नो प्रॉफिट और लॉस, बस नथिंग। अब उसी कोड को एलसिफ की सहायता से भी हमने बनाया है, जो ऊपर वाला प्रॉफिट और लॉस वाला था। जैसे कि हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस बताइए, हमने बताया 100 रुपया। उसके बाद सेलिंग प्राइस पूछा गया, हमने बताया 100 रुपया सेम। अब चेक किया उसने कि 100 जो है मतलब ग्रेटर देन है कि नहीं है, ना वो नहीं है। उसके बाद एल्स ये कंडीशन गलत हुआ, उसके बाद वो एलसिफ पे आया। एलसिफ पे उसने चेक किया 100 जो है हमारा इक्वल ग्रेटर देन है ना, ये भी नहीं है भाई, इसको भी उसने छोड़ दिया। उसके बाद एल्स अगर ये दोनों ही गलत हो गया हमारा तो एल्स के अंदर जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको प्रिंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाला कंडीशन गलत हो गया हमारा। तो एल्स के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते कि देयर इज ए बिग प्रॉफिट, तो हमारे आउटपुट पे आता देयर इज ए बिग प्रॉफिट। उसको मतलब ही नहीं है कि ऊपर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एल्स के अंदर है भैया तुम दोनों गलत हुए गए, अब मेरा काम है मेरे अंदर जो भी मालिक ने लिख दिया मेरे को बस प्रिंट कर देना है, उसको कंडीशन वंडीशन कुछ चेक नहीं करना है। अब हमारा ये कोड है जो कि कोड रिलेटेड है कि इसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमसे पूछा जाएगा लेंथ और ब्रेथ पूछा जाएगा कि क्या है भैया ब्रेथ, उसको हम लोग बताएंगे। उसके ऊपर ये चेक करेगा कि ये हमारा रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, और उसके अकॉर्डिंग ये हमें बताएगा कि उसका एरिया क्या होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो ये कोड हमको करना है। तो ये कोड का शुरुआत यहाँ से होगा। लेंथ और ब्रेथ को हम लोग स्टोर करेंगे। हम लोग यूजर से पूछेंगे कि भैया बताओ आपका लेंथ आप कितना देना चाहते हो, उसके बाद ब्रेथ कितना देना चाहते हो। अगर यहाँ पर भी एक कंडीशन लग रहा है, अगर हमारा इक्वल टू हो गया लेंथ और ब्रेथ तो ये क्या है, वह एक स्क्वायर है, क्योंकि हमारा दोनों इक्वल टू हो गया। और अगर इक्वल टू नहीं है तो रेक्टेंगुलर है।
अगर चार इक्वल टू चार हो गया, यानी कि सॉरी, हाँ यही सही सही मैंने बोला, चार इक्वल टू चार हो गया, लेंथ और ब्रेथ हमारा सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया हमारा। और यही अगर ये सही नहीं, इसमें दो ही कंडीशन लगा है हमारा कि अगर इफ़ हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो एल्स के अंदर तो रेक्टेंगुलर होना ही होना है। इफ़ हुआ तो अच्छी बात है, इफ़ वाला चला तो स्क्वायर है, और नहीं हुआ तो भैया तुम तो रेक्टेंगुलर हो, रेक्टेंगल हो तुम। ये कंडीशन मैच हो गया तो स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्रिंट होगा। उसके बाद फ्लोट स्क्वायर के अंदर हम लोग लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर देंगे, क्योंकि दोनों हमारा सेम ही है। ये लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ यहाँ पर क्यों हो रहा है, जो आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा लेंथ भी हमारा मान के चलिए 4 है और ब्रेथ भी हमारा 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई इसको ऐसे करिए या फिर 4 सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर दीजिए, दोनों तो सेम ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन है। फ्लोट स्क्वायर में 4 मल्टीप्लाई सेम, 4 मल्टीप्लाई ब्रेथ करिए या 4 मल्टीप्लाई लेंथ करिए, दोनों सेम ही होगा। प्रिंट एफ स्क्वायर जो है हमारा परसेंटेज 2f है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक यह डाटा स्टोर करेगा, बस उसके बाद कुछ नहीं। स्क्वायर पेरीमीटर का भी सेम, 2 वैल्यू तक डाटा स्टोर करेगा। मान के चलिए हमने अब यूजर हमसे इनपुट मांगा, मतलब कोड को हमने रन किया, कंप्यूटर ने हमसे मांगा भैया आप लेंथ दे दो, मैंने उसको दे दिया 9, उसने बोला ब्रेथ दे दो भैया, मैंने उसको 8 दे दिया, वो बोल रहा है ये रेक्टेंगल है। उसने पहले चेक किया यहाँ पर कि 9 जो है हमारा इक्वल टू 8 है ना, 9 जो है हमारा इक्वल टू 8 हो ही नहीं सकता, वह चला गया एल्स पे डायरेक्ट। इसने उसको ताका तक नहीं, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, इतने कोड को यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोड को उसने गायब कर दिया, भैया आपका कहानी ख़त्म। उसके बाद एल्स पे डायरेक्ट हो गया, एल्स के अंदर उसने देखा ये रेक्टेंगल प्रिंट, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ इट इज ए रेक्टेंगल, उसने रेक्टेंगल प्रिंट कर दिया। अब फ्लोट रेक्टेंगल एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसने इसके अंदर जो भी वैल्यू था उसने इसको स्टोर कर लिया, पेरीमीटर को भी उसने इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब प्रिंट एफ दोबारा हम लोग, क्योंकि प्रिंट एफ के अंदर ही हम लोग जो लिखेंगे वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा, तो प्रिंट एफ के अंदर हमने दोबारा लिखा रेक्टेंगुलर एरिया। उसके बाद हमारा एरिया प्रिंट हो रेक्टेंगुलर एरिया, देखिए इंटर द लेंथ हमने 9 लिखा, 8 लिखा, उसका प्रिंट हो गया इट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर एरिया 72, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर 34.00। अब वही हम लोग 8 और 8 दे देते तो समझ ही सकते हैं 8 जो है हमारा 8 के इक्वल रहता, तो ये वाला कोड चलता, ये वाला इस बार कोई काम का नहीं रहता। अब हमारे आते हैं एक और कंडीशन पर, वह है हमारा एंड और कंडीशन पे। एंड कंडीशन और कंडीशन, ये दो हमारा कंडीशन रहता है। इसको चेक करने के लिए क्या रहता है कि अगर हमारा एंड के अंदर कोई भी 2 वैल्यू हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम मान के चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, हाँ 5 इक्वल टू 5 और एंड 6 इक्वल टू 6, यहाँ पर हम लोग आते हैं। ये भी हमारा कंडीशन क्या है, सही है। ये भी, सॉरी यार इसने एंड को कैसे लिख दिया, 5 इक्वल टू 5 और 6 इक्वल टू 6, ये दोनों हमारा क्या है, सही है, तब ये हमारा रिजल्ट ट्रू देगा। ओके, तब ये वाला कंडीशन हमारा चले। ये कंडीशन का यूज भी बहुत जगह पे आप लोग को मिलेगा भैया, बहुत ही जगह पे मिलेगा। ये आप लोग को एक साथ अगर मान लीजिए 4-5 वैल्यू चेक करना है, 4-5 वैल्यू एकदम सही ही होना चाहिए। जैसे कि डिवाइड वाले पे आएंगे हम लोग कि एक नंबर 5 और 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से हो रहा है कि नहीं, इसमें भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। शायद अगला
कोड उसी से रिलेटेड है। 5 और 3 से चेक करना रहेगा कि नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। बाकी और अगर दोनों में से बस एक, जैसे कि अगर हमको चेक करना रहा नहीं, अब हमको बस एक ही चेक करना है कि दोनों कंडीशन नहीं, हमको एक ही कंडीशन चेक करना है। ये मान कर चलो यहाँ पे रहता 10 रहता, 10 है तो हमारा चेक करता 5 = 10 है ना, ये तो है ही नहीं, ये तो गलत हो गया। अब फिर दोबारा से इसमें चेक करता, हाँ ये हमारा सही है। तो इस और वाले ऑपरेटर के अंदर हमारा चेक होता है, एंड वाले में हमारा है कि दोनों कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए, तो हमारा एंड वाला ट्रू रिजल्ट देगा, वरना अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिल जाएगा। और वाले केस में है कि दोनों में से कोई भी अगर एक सही हो गया तो हमारा ट्रू रिजल्ट देगा, यानी कि 1 रिजल्ट देगा वे। द ऑपरेटर चेक इफ़ ऑल कंडीशन आर ट्रू। इसके अंदर आप और भी कंडीशन डाल सकते हो, मैंने तो 2 ही डाला, कोई 5 10 भी डालते हैं, जितना आपका मन करे आप लोग इसके अंदर डाल सकते हो, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि हाँ इतना ही डालना। मगर सब अगर सही होगा तब जाके ये प्रिंट करेगा ट्रू। अगर एक भी गलत हो गया कंडीशन हमारा तो वे फॉल्स प्रिंट कर देगा, यानी कि 1 प्रिंट कर देगा, सॉरी 0 प्रिंट कर देगा, फॉल्स मतलब 0। लॉजिकल पे आते हैं, ये चेक करेगा कि एक भी हमारा कंडीशन अगर ट्रू हो गया, एक भी, आपने 10 कंडीशन डाला उसमें से अगर एक कंडीशन भी हमारा ट्रू हो गया तो ये प्रिंट कर देगा भैया कि हमारा चलो ये हम खुश हैं भाई, एक ही कंडीशन हमारा ट्रू है, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाँ यहाँ मैंने लिखा है कि इसमें आप लोग जितना मन है उतना आप लोग यूज कर सकते हो, एंड का या फिर और का, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। और आगे आते हैं, ये कोड हमसे पूछ रहा है कि हमें 3 डिजिट का हमें चाहिए ये पॉजिटिव इंटीजर, तो इस कोड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये कोड हमसे पूछ रहा है कि हमें भैया चाहिए 3 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, अगर है तो प्रिंट करिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब इसका मैं आपको जो कोड है वो समझाने का कोशिश करता हूँ कि कोड के अंदर मैंने क्या क्या मतलब लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं कि भैया तुम पॉजिटिव इंटीजर दे दो, कोई भी दे दो। उसने पॉजिटिव इंटीजर लिया, हमने अगर मान कर चलिए उसको पॉजिटिव नहीं, पहले हम लोग कोड समझते हैं, उसके बाद हम आपको आउटपुट स्क्रीन पे लेके जाएंगे, फिर वहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं वे भी बताएंगे। हमने लिया पॉजिटिव इंटीजर, उसने इनपुट के अंदर जो भी हम लोग देंगे वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा आराम से, सिंपल सी बात है। नंबर जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इस तभी ना पॉजिटिव होगा हमारा। पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से अगर छोटा हो जाएगा तब तो वह नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। हमें चाहिए पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमने लिखा एंड मतलब एंड ऑपरेटर लिखा। उसके बाद नंबर जो है हमारा 100 के बराबर या फिर 100 से बड़ा होना चाहिए जो भी नंबर है। उसके बाद हमने लिखा एक और एंड। उसके बाद लिखा हमने नंबर जो है हमारा या तो 999 के इक्वल होना चाहिए या तो फिर ये उससे कम होना चाहिए भैया। ये हमने 3 कंडीशन यहाँ पे लगाया, वे भी एंड के साथ। अगर इसमें से एक भी कंडीशन हमारा गलत होता है तो वह क्या रहेगा, 3 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि ये कंडीशन रहना ही चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए। जैसे कि मान के चलिए अगर आप लोग यहाँ पे डाल देते -7 डाल देते तो पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं है ये। अगर आप लोग यहाँ पे 88 डाल देते, ये पॉजिटिव है मगर ये 3 डिजिट का नहीं है। 100 इसने क्या पहले ही कंडीशन लगा दिया, नंबर जो है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, नंबर जो है 100 या 100 के इक्वल से बड़ा होना चाहिए। 100 के बराबर रह लो ठीक है, नहीं तो उससे बड़ा रहना चाहिए भाई ये नंबर हमारा, और
तीसरा कंडीशन इसने क्या लगाया कि नंबर जो हमारा 999 के इक्वल होना चाहिए या तो फिर उससे छोटा होना चाहिए। उससे बड़ा चला गया तो फिर वे 4 डिजिट का हुआ ही नहीं ना, मतलब वे 3 डिजिट का तो हुआ ही नहीं। अब उसकी एक और कमी को पूरा कौन कर रहा है कि जैसे कि मान के चलिए आपने नंबर लिख दिया 0 से बड़ा, वे भी लिख दिया आपने 1000 लिख दिया। 1000 लिखते ही ये तो हो गया भैया 4 डिजिट का, और हमें क्या है 3 डिजिट का ही पता करना है। तो हमारा क्या यूज होगा, एलसिफ यहाँ पर यूज होगा। और अगर जो है यूजर मान के चलिए ज़्यादा ही चालाकी दिखाता है और वो दे देता है माइनस वाला कोई भी नंबर, तो ये दोनों में से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स वाला तो प्रिंट होना ही होना है किसी भी हालत में। जैसे कि मैं आपको अगर अच्छे तरीके से समझाऊं तो मान के चलो यूजर दे देता है हमें, हमने यूजर से इनपुट लिया, उसने डाला भैया 100 डाल दिया। 100 डालते ही वे पहले कंडीशन पे क्या चेक किया कि हाँ भैया तीनों में से तीनों कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर 0 से बड़ा है नंबर 100 के इक्वल है या फिर 100 से बड़ा है, चलो है 100 के इक्वल है। फिर उसने देखा कि 999 से छोटा है, चलो हाँ है, तब वह प्रिंट करेगा द नंबर इज ए 3 डिजिट नंबर। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 5000 डाल देंगे, 5000 डालते ही वह नंबर क्या हो गया, इसके तो इससे बड़ा हो गया। एक कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। एक कंडीशन के फॉल्स होते ही वे गया एलसिफ पर। एलसिफ में क्या लिखा हुआ है, नंबर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, और तो वे क्या प्रिंट कर देगा द नंबर इज ए नॉट 3 डिजिट इंटीजर। वे नंबर जो है 3 डिजिट का नहीं है, ऑफकोर्स वो नहीं, 5000 जो हमारा 4 डिजिट का है। या फिर ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो हमारा क्या प्रिंट होगा, एल्स वाला, द नंबर इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। अब आते हैं हम लोग डिवाइड वाले कुछ क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कि टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर से इनपुट लेना है इन विच वी हैव इंटर एनी नंबर देन इट विल either be divisible by 5 or it will be divided by 3 any of 2। मतलब दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड अगर हो जाता है, चाहे वह 5 से हो जाए चाहे वह 3 से हो जाए, तो हमारा वह नंबर जो है वैलिड कहलाएगा। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे, और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर बोला है, नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें एंड का भी यूज होगा हमारा और का भी यूज होगा। एंड और दोनों का यूज करेंगे हम लोग इस कोड में। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पर, ये तो आप लोग को अभी तक समझ में आ गया कि यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं इससे, और ये जो नंबर यहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है। जैसे ही स्टोर हो जाएगा उसके बाद नंबर जो है हमारा पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद ये कंडीशन चेक हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों में से कोई अगर एक भी सही हो जाएगा तो ये दोनों सही हो जाएगा। फिर सॉरी एक लिटिल बिट मेरे से मिस्टेक नहीं इसको बोल सकते, मैं आपको समझा नहीं पाया अच्छे तरीके से। जैसे कि मान के चलिए हमने यूजर ने हमें इनपुट दिया 27 देते ही यहाँ पे 27 उसने दिया, तो इसके अंदर गया। सबसे पहले उसने देखा कि 27 जो है हमारा 0 से बड़ा है, हाँ भैया 0 से बड़ा है। उसके बाद वो अंदर चला गया, ब्रैकेट के अंदर जाते उसने चेक किया कि वह 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है। फिर उसने चेक किया 27 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखा हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है। जब 3 से डिवाइड हो रहा है यानी कि एक कंडीशन हमारा यहाँ से आ गया, नंबर जो है वह होना चाहिए हमारा 0 से बड़ा, और एंड में
एक और कंडीशन आ गया हमारा कि नंबर जो है वह हमारा 3 से डिवाइडेड हो रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारा सही हो गया ये एंड के साथ, तो हमारा इफ वाला जो पहला कोड है वह वाला चलेगा, यानी कि ये वाला चलेगा हमारा प्रिंट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 3। दोनों में से किसी एक से डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन लगा हुआ है, एंड का और का, और दोनों का अलग अलग काम है। ये और वाला चेक कर रहा है यहाँ पे कि दोनों में से कोई एक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर दोनों में से कोई एक भी चल जा रहा है तो उसके बाद ये चेक कर रहा है कि हाँ 0 से भी बड़ा है कि नंबर नहीं है, और उसके बाद वे 5 और 3 में से किसी एक से डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा। अगर नहीं तो ये बोल रहा है अगर कोई भी नंबर हम लोग 31 डाल देते हैं तो ये 5 और 3 दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होगा, मगर ये 0 से बड़ा है तो उसके लिए क्या प्रिंट होगा, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 और 3। अगर इसके बाद एल्स इफ भी हमारा ख़त्म हो गया, अब बचा है सिर्फ एल्स वाला कंडीशन। एल्स वाले में हम लोग क्या डाल सकते हैं कि भैया आपने पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं डाला है, द इनपुट इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, की जो भी आप लोग इनपुट दे रहे हो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है हमारा। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूछेगा यूजर से इन पॉजिटिव इंटीजर पूछेगा और नंबर जो है हमारा स्टोर कर लेगा यहाँ पे जाके। अब पहले वाले कंडीशन में बोल रहा है, इसमें 3 कंडीशन है कि यूजर जिससे जो भी आप लोग इनपुट लीजिएगा वे, या आपने जैसे कि लिया 15 लिया तो 15 जो हमारा 5 और 3 दोनों से डिवाइडेड होता है, तो इसके लिए आएगा कि ये 5 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। 27 लेंगे तो ये हो जाएगा कि ये 5 से डिविजिबल बाई नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 5, 3 से डिवाइडेड होता है ये। और अगर आप लोग कोई भी रैंडम नंबर दे देंगे, जैसे कि मान के चलिए आपने दे दिया 31 दे दिया, तो ये दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 5 और 3 दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो उस तरह के कोड को भी हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो अगर हमें पहला कंडीशन पे देखें कि उसमें चेक करना है हमें 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए और जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगा कि नंबर जो है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, नंबर जो है हमारा 5 से डिवाइड होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारा 3 से भी डिवाइड होना ही चाहिए। या फिर इसको आप सिर्फ एक कोड में कन्वर्ट कर सकते हो कि नंबर जो हमारा 15 से डिवाइड होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। इस 3 को जो हमने ये यहाँ पे 3 कोड कंडीशन लगाया है, इसको आप लोग 2 कंडीशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 और 3 की जगह आप लोग 15 लिख दीजिए कि हाँ भाई 15 से डिवाइड होना चाहिए। और इस कोड को लिखने से थोड़ा आपकी क्लियरिटी भी बढ़ेगी, वरना आप लोग 15 भी लिख सकते हैं वैसे। पहला कंडीशन चेक करेगा कि नंबर जो है हमारा 0 से बड़ा है, चलो बड़ा होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। नंबर जो है हमारा 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, चलो हो गया, तो फिर वे आगे बढ़ा और उसने चेक किया नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 3 से भी हो गया। अगर ये तीनों कंडीशन हमारा चेक किया उसने और तीनों कंडीशन सही हो गया तो क्या होगा, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। एल्स इफ में फिर ये अगर कंडीशन नहीं चला, मान के चलिए किसी भी कंडीशन से नहीं चला, उसके बाद नीचे आया कोड चेक करेगा नंबर जो 0 से बड़ा है, ठीक है, और नंबर जो है 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर 5 से डिवाइड होता है तो ठीक है, लिख देगा द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 बट नॉट बाय 3। अगर दोनों से डिवाइड होता तो पहले ही जो प्रिंटर वाला वो प्रिंट हो जाता, नहीं हुआ तब ना एल्स इफ पे आया। उसके बाद एल्स इफ के अंदर अगर ये भी नहीं चला बाय द वे, तो एक और एल्स इफ है, इसके अंदर चेक करेगा कि नंबर जो है हमारा 0 से बड़ा है, उसके बाद 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। मॉडुलस 3 मतलब रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि 3 से डिवाइड ही करने एक तरीके से हम उसको 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 5।
एल्स इफ अगर जो है हमारा नंबर 0 से बड़ा है तो एक और एल्स इफ है कि उस चेक करेगा कि भैया नंबर जो है हमारा 0 से बड़ा है, मगर जैसे 29 है, ये 0 से बड़ा है मगर ना ही 5 से डिवाइड हो रहा है ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए भी एक और एल्स इफ है कि द नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाई आइदर 5 और 3। एल्स यूजर को बोल दिया कि भैया आप पॉजिटिव इंटीजर डालो, ये सब मत डालो जो भी आप डाल रहे हो। अब है हमारा चेक करेगा 3 पॉजिटिव इंटीजर डालेंगे उसके अंदर, और वे हमारा चेक करेगा कि कौन सा नंबर जो है हमारा बड़ा है, तीनों में से एक नंबर हमें निकाल कर दे देगा। तो उस कोड को लिखने के लिए हमें क्या लगेगा, सबसे पहला यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे 3 नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो पहला इफ कंडीशन क्या बोलता है कि num1 जो है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, num2 भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और num3 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो फिर से इफ के अंदर आएंगे हम लोग, ये चेक करेगा कि num1 जो है हमारा, जैसे ये सिंपल चेक करेगा कि 6, 10 और 16 है, 3 नंबर हैं हमारे पास, तीनों में से चेक करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। उसके लिए पहले ये चेक करेगा कि 6 जो है 10 से बड़ा है कि नहीं है, 6 10 से बड़ा नहीं है। उसके बाद 6 को चेक करेगा कि 6 जो है 16 से बड़ा है कि नहीं है। ये दोनों में से किसी से भी बड़ा नहीं है, तो पहला कंडीशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि चलो भैया ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद 6 10 16 है, तो अब 10 को चेक करें कि 10 जो है 6 से बड़ा है, हाँ 6 से बड़ा है मगर 16 से छोटा है, तो यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, ये कोड भी नहीं चलेगा। अब तीसरा कोड पे आते हैं। तीसरा कोड बोलेगा कि भैया 6 10 16 है, ये दोनों को तो मैं चेक कर चुका हूँ, 16 को चेक करता हूँ। 16 जो है 6 से बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, हाँ है, तो थर्ड वाला कोड हमारा रन हो जाएगा। और से हम लोग आते हैं इस पे, नंबर 1 को चेक करेगा कि ये num2 से बराबर है या फिर नंबर 1 बड़ा है कि नहीं, और num1 को चेक करेगा num3 से कि बराबर और इक्वल टू है कि नहीं। अगर इसने num1 को ही दोनों जगह चेक कर लिया, जैसे पहले ही कंडीशन में उसने चेक कर लिया कि 10 और 16 से बड़ा है कि नहीं, तो यानी कि अगर ये बड़ा होता, मान के चलिए ये 26 रहता, दोनों से बड़ा हो जाता तो 26 ही बड़ा होता है हमारा, तो पहला ही आउटपुट हो मिल जाता है हमें, द ग्रेटेस्ट नंबर इज num1। समझ रहे हैं? यहाँ पर अगर 26 हम लिख देते तो पहला कंडीशन चेक करता कि हाँ इसके जैसे यहाँ पर अगर हम 26 लिख दे रहे हैं, 26 अभी लिख रहे हैं, तो चेक करता कि हाँ भैया 10 से बड़ा है 16 से बड़ा है, तो हमारे क्या आसानी से लिख देता है कि चलिए भैया 26 से हमारा पहला ही नंबर हमें बड़ा मिल गया, बाकी को चेक ही नहीं करता। मगर एल्स ये तो हुआ नहीं पहले केस में। उसके बाद दूसरे पे जाता, चेक करता नंबर 2 जो है हमारा नंबर 1 से बड़ा है कि या इक्वल टू है कि नहीं, या फिर num2 जो हमारा num3 से बड़ा है कि नहीं। सेम यहाँ पर उसने चेक किया इसको कि ये जो है कोड ये हमारा इससे बड़ा है कि नहीं है, या फिर इससे बड़ा है कि नहीं। 1 से तो बड़ा है, मगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या चेक करता है, जो भी सारे कंडीशन को चेक करता है, अगर एक भी कंडीशन गलत हो गया तो वह प्रिंट करेगा ही नहीं करेगा। उसके बाद अगर ये दोनों में से 3 ही नंबर हमने लिए ही थे, अगर ये दोनों फेल हो गया तो एल्स वाला अगर हम लोग ऐसे भी चला देंगे तो लास्ट वाला ही तो सही रहेगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे एल्स डायरेक्ट यूज कर दिया है, बाकी हमने कुछ यूज ही नहीं किया। एल्स हमने यूज कर दिया कि तीसरा नंबर जो है हमारा बड़ा है। और अगर वे कुछ भी नहीं हुआ तो फिर
इफ़ के अंदर का वैल्यू अगर यहीं पर से कोड नहीं चलता, मान के चलिए यहीं पर से अगर कोई हमें दे देता -7 दे देता, बाय द वे -7 दे देता, तो एक कंडीशन अगर मैच नहीं होता तो इतना के अंदर वो जाता ही नहीं, ये कहानी ख़त्म कर देता, उसको सीधा जाता इस लाइन पे। वो इस लाइन पे जाते ही प्लीज इंटर एप ओनली पॉजिटिव इंटीजर। अब है यहाँ पे कि हमें चेक करना है साइड ऑफ ट्रायंगल ये फॉर्म करता है कि नहीं करता है। उसके लिए भी हम लोग 3 पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। उसके लिए यहाँ पर कोड है हमारा सिंपल सा। पहला कंडीशन चेक कर रहा है कि सारे नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन चेक कर रहा है कि a प्लस बी ये c से बड़ा होना चाहिए, a प्लस सी बी से बड़ा होना चाहिए, या फिर b प्लस सी a से बड़ा होना चाहिए। तीनों कंडीशन अगर हमारा ट्रू हो गया तो हमारा रन होगा, वरना रन नहीं होगा। जैसे कि 3 4 5 3 साइड ऑफ ट्रायंगल भी रहता है। तो ये पहला क्या चेक कर रहा है, a प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए। a प्लस बी 7 हो जाएगा, सॉरी ये a प्लस बी हमारा 7 हो जाएगा, और 7 जो है बड़ा है 5 से। अब दूसरा बोल रहा है a प्लस सी यानी कि 5 3 8, 8 भी जो है हमारा बड़ा है 4 से। और फिर है b प्लस सी यानी ये दोनों b प्लस सी, 9 भी हमारा क्या है 3 से बड़ा है। तीनों कंडीशन हमारा अगर ट्रू हो जाएगा तो वे क्या फॉर्म करेगा, वो एक ट्रायंगल बना देगा, वरना ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। यही क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कि दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बराबर आना चाहिए, तब ट्रायंगल फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। और उसी को बस एक कंडीशन के फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा बस। अब नेस्टेड इफ का यूज कब करते हैं। ए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर प्लेस इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। इट अलाउस discussion to made based on multiple conditions by organizing them in hierarchical manner. This is useful when discussing depend on the previous discussion. ये एक तरीके से यूज होता है, जैसे कि मान के चलिए आपने यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज हुआ है। सबसे पहले अगर नेस्टेड इफ यहाँ पे नहीं भी यूज होता तब पर भी ये काम करता, मगर नेस्टेड इफ का यूज हम लोग मतलब सिर्फ बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या करना है, राइट है प्रोग्राम टू चेक पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव देन बताना है, एक प्रोग्राम लिखना है हमको जिसमें बताना है कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो है वो नंबर की नहीं। और अगर पॉजिटिव है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो हमें बताना है कि वह डिवाइड होता है, मतलब इवन है कि ऑड है, ये बताना है हमें। तो हमें इवन और ऑड कब बताना है, जब पॉजिटिव होता है तब। पॉजिटिव कब हो सकता है, जब नंबर 0 से बड़ा हो। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हम लोग लिखते हैं कि नंबर अगर हमारा 0 से बड़ा है तो प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। सिंपल हमें यही प्रिंट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये भी हमें बताना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है, और निगेटिव है कि नहीं है, कि जीरो है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि हाँ नंबर जो है हमारा पॉजिटिव है। और उसके बाद उसके अंदर हम लोग इफ़ का यूज कर रहे हैं, उसके बाहर नहीं गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है, ये वाला का यहाँ पे, ये वाला ब्रैकेट जो है हमारा यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। और इसका ये है, इसका सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये वाला यहाँ पर है और इसका जो है यहाँ पर है। अभी भी मिस्टेक, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया।
जो हमारा पहला लाइन का ये जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, यानी कि इसके अंदर ही कोड लिखा हुआ है जो भी है। पहले उसने चेक किया कि हाँ नंबर जो है हमारा पॉजिटिव है कि नहीं है। चेक करने के बाद उसने ये चेक किया कि नंबर जो है हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से डिवाइड हो गया तो इट इज़ इवन नंबर, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो इट इज़ ऑड नंबर। और एलसीफ में क्या चेक कर रहा है कि नंबर जो है हमारा नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है। तो अगर ये वाला कंडीशन अगर डायरेक्ट इस पे जाते, हम -7 दे देते, तो ये वाला पे देखता हाँ भाई पॉजिटिव इंटीजर ये तो बता रहा है, इस पे तो हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारा नंबर -7 है जो कि 0 से छोटा है और ये 0 से बड़ा वाला कंडीशन है। ये डायरेक्ट यहाँ पे आता कोड, यहाँ पे आने के बाद इसमें चेक करता हाँ 0 से छोटा हूँ तो ये वाला प्रिंट हो जाता है। अगर ये दोनों में से कुछ ही प्रिंट नहीं होता तो नंबर 0 हो जाता है हमारा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नहीं है दोनों में से कुछ तो वह 0 नंबर हो गया। अब उसी कोड को जो 3 नंबर वाला था उसको हमने नेस्टेड इफ़ के यूज से किया है। बस हमने इफ़ के अंदर चेक किया कि नंबर हमारा पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव होने के बाद चेक किया कि बाकी कोड सेम है, नंबर 1 जो हमारा नंबर 2 से अगर बराबर और इक्वल टू है कि नहीं, बाकी सब कोड सेम है। आप लोग सारे कोड को अपने घर पे ज़रूर बना के देखिएगा। अब स्टूडेंट के परसेंटेज पे हमें उनका ग्रेड बताना है कि उसका ग्रेड कितना हो सकता है। इस कोड को भी हमने 2 तरीके से किया है, एक तो इफ़ और एल्स इफ के यूज से, और एक नेस्टेड इफ एल्स के यूज से हमने किया है। तो ये वाला तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज जो है हमारा अगर 90 और इक्वल टू है तो हमें ग्रेड देना है ए देना है। अगर ये चेक इस पे गया, ये कोड कंडीशन मैच नहीं हुआ, इस पे जाएगा 80 के बराबर या 80 से बड़ा है तो हमें क्या दे देना है, द ग्रेड दे देना है उसको, बी दे देना है। फिर उसके बाद 70 से बराबर या 70 से बड़ा है तो फिर हमें दे देना है सी ग्रेड दे देना है। फिर वैसे ही डी, उसके बाद ई, उसके बाद अगर 50 के भी नीचे हमें कोई बच्चा मिल रहा है तो उसे हम लोग फेल दे देंगे, एफ ग्रेड दे देंगे। जैसे कि हमसे पूछा गया कि भैया 75 में रहा है तो योर द ग्रेड ऑफ फॉर 75.00 इज सी। 75.00 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू लिया है यहाँ पर, इसीलिए बस, इसलिए 0.00 आ रहा है। अब उसी को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स के यूज से करने का ट्राई करें तो उसमें पहला कंडीशन ये हमारा क्या है कि इफ़ अगर नंबर हमारा जो है 50 और 50 से छोटा हुआ तो आगे बढ़ना डायरेक्ट जंप करके यहाँ नीचे आ जाना। 50 के नीचे हम कोई भी वैल्यू डालेंगे इसके अंदर 45 अगर बाय द वे हमने डाल दिया, वहाँ पे ये चेक करेगा कि 45 जो है हमारा 50 से छोटा है। चेक करते के साथ यहाँ पे वो मैच होगा नहीं तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर नहीं जाएगा तो डायरेक्ट एल्स वाले कंडीशन पे आएगा और वो प्रिंट कर देगा द ग्रेड 45.00 इज फेल, मतलब एफ प्रिंट कर देगा वे बोला जाए तो। और मान के लिए 50 से अगर बड़ा हो गया, 50 से जैसे 51 भी अगर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, 51 लिखते के साथ वे यहाँ पे आएगा, देखेगा कि हाँ 51 लिखा, उसके बाद इसके अंदर आया नेस्टेड इफ एल्स के अंदर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे वो चेक करेगा 90 से है बड़ा ना, यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर एल्स में चेक करेगा 80 है ना, फिर यहाँ पे भी नहीं। फिर एल्स इफ में, एल्स के अंदर इफ है तो यहाँ पे भी नहीं चेक करेगा, यहाँ पे भी नहीं। फिर उसके बाद देखेगा अरे 60,
यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ क्योंकि 60 से बड़ा तो हमारा है नहीं, क्योंकि हमारा 51 है, जो कि 60 से बड़ा है नहीं, तो एल्स वाले पे प्रिंट होगा। मगर वो एल्स किसका रहेगा? नेस्टेड इफ़ का एल्स रहेगा, वे इसका एल्स नहीं रहेगा, नेस्टेड इफ़ का एल्स रहेगा। और ये वाला प्रिंट हो जाएगा, द परसेंटेज इज, द ग्रेड इज ई। फेल नहीं होगा, वो बच्चा ई रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इफ़ के बाद एल्स का, फिर उसके बाद इफ़ का यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। ये थोड़ा सा लेंदी है, मगर जैसे आप समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान आपको लगेगा। इफ़ के बाद ये वाला चेक करेगा, कंडीशन नहीं हुआ तो एल्स लिख के उसके बाद फिर उसके अंदर हमें इफ़ का यूज करना है। उसके बाद ये भी सही नहीं हुआ तो एल्स लिख के फिर उसके अंदर हमें इफ़ का यूज करना है। फिर ये भी सही नहीं हुआ, एल्स लिख के फिर उसके अंदर इफ़ का यूज करना है। और लास्ट वाले में इफ़, कहानी ख़त्म। हाँ, इसका हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना है कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। तो इसके लिए इंट x इजकल टू 3 है, y इजकल टू 4 है, दो हमारे पास वेरिएबल है, और x इक्वल टू 3 है, तो प्रिंट हो जाना चाहिए x इज 3। और एल्स में उसके बाद एल्स है, उसके बाद प्रिंट एफ है, y इज 4। तो इसका आउटपुट क्या होगा? x जो है हमारा 3 के इक्वल है, तो ये तो प्रिंट होगा ही कि x इज 3 प्रिंट हो गया हमारा। उसके बाद एल्स में देख रहे हैं ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो एल्स वाला कंडीशन ख़त्म हो चुका है यहाँ पर हमारा, दी एंड। उसके बाद जो भी वैल्यू है हमारा वे अलग है, सेम नहीं है। ये हमारा जो भी ये हमारा वैल्यू है वो सेम नहीं है, हमारा अलग हो चुका है। यानी कि y इजकल टू 4, y इज 4, ये भी हमारा प्रिंट होगा। x इज, ये तो चेक किया इसने इफ़ के अंदर कि हाँ प्रिंट एफ हमारा चेक कर रहा है कि x इक्वल टू 3 है, तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए। एल्स में हमने कोई प्रिंट एफ का यूज ही नहीं किया, तो इसका कहानी ही ख़त्म हो गया। हमने यहाँ पर जब सेमी कॉलन लगा दिया तो उसके बाद प्रिंट एफ ये अलग है, इससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? x इज 3, y इज 4। अब ये है टर्नरी ऑपरेटर, जिसका कोई काम नहीं है, इसका बस आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, मगर इसका ज़िंदगी में आप लोग कभी यूज नहीं करने जाइएगा। सबसे पहले ये लिखा हुआ रहता है कंडीशन, कंडीशन चेक करने के बाद एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 लिखा हुआ रहता है। अगर कंडीशन सही हुआ तो एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होगा, बस यही है इसका। दिस इज वैल्यू रिटर्न इफ कंडीशन इज ट्रू, और ये एक्सप्रेशन 2 कब प्रिंट होगा? तब एक्सप्रेशन जब है फॉल्स हो जाएगा तब। जैसे कि यहाँ पे है इंट एज इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10 है, और इंट मैक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी है, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन है दोनों, कि ये है चेक हो रहा है यहाँ पर। तो 5 जो है वो हमारा 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुआ, तो यानी कि हमारा बी के अंदर जो भी वैल्यू है द मैक्सिमम वैल्यू इज 10 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि एक्सप्रेशन 1 ये जो है हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होगा नहीं, एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होगा। एक्सप्रेशन 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 10। और बिलीव मी, इसका यूज आप लोग कहीं नहीं करने वाले, कहीं पर भी नहीं। और हाँ, एक और बात वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। बस यहाँ पे एक मैथ है, यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं है, बस एक वैल्यू है यहाँ पर, जो कि हमको सॉल्व करने पे कुछ पॉजिटिव आंसर देगा या फिर नेगेटिव भी दे सकता है। यहाँ पर भी ए इक्वल टू 10 है, जो कि पॉजिटिव है एक तरीके से, ये नेगेटिव है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो, इसके
इफ़ कंडीशन के अंदर अगर कुछ भी हम लोग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डाल देते हैं तो वे ट्रू की तरह प्रिंट लेता है, यानी कि वे प्रिंट होगा। 0 अगर डालते हैं तो वे फॉल्स लेगा उसको। तो यहाँ पे तो हमने क्या डाला है, इसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो ये कोड भी हमारा रन करेगा। दिस वर्क्स। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, इंट एज इक्वल टू 10, यानी ए का वैल्यू हमारा 10 है, यानी कि ये भी चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे है, तो ये भी हमारा कोड रन करेगा। इवन दिस वर्क्स। इफ़ -5 है यहाँ पे तो ये भी हमारा वर्क करेगा। बस 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो गड़बड़ है, 0 नहीं होगा तो हमारा कोड रन करते जाएगा। दिस वर्क्स, इवन दिस वर्क्स, सरप्राइजली इवन दिस वर्क्स। तो यही था हमारा आज का टोटल लेक्चर। ख़त्म हुआ भाई, मौज काटिए। और हाँ, घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा सारे कोड का। नीचे PDF का लिंक आपको दिख जाएगा।